नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प क्रोनोलॉजी अभी चल रही है हाल फिलहाल में, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दिल्ली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अभी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अब क्या हुआ है, इस बीच हमारे जो गृह मंत्रालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी की है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत 23 बड़े नाम ऑफिशियली इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किए जाते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इसमें बेंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है मोहम्मद शाहिद फैजल भी। वो इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त रावलपिंडी में बैठकर मेजर आपका टेरर मॉड्यूल्स चला रहा है। अच्छा, इसमें वो नाम है आपका मुफ्ती मोहम्मद असगर खान का नाम है, जो जैश ए मोहम्मद का मिलिट्री चीफ और मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है। और साथ ही वो आपका मोहम्मद मुसद्दिक अलायस डॉक्टर वो भी है, जो लसियाकोट सेक्टर का लॉन्चिंग कमांडर माना जाता है। आप सोचेंगे दिल्ली में बैठकर ये यूएपीए की लिस्ट बढ़ाने से पाकिस्तान के अंदर आखिर क्या बदलेगा, ये हर कोई सोच रहा होगा। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है ना असली जियोपॉलिटिक्स। देखिए, इस लिस्ट के आते ही नई दिल्ली ने एक और खामोश लेकिन एक खतरनाक कदम उठाया। इंडस वाटर ट्रीटी यानी आईडब्ल्यूटी को कंप्लीटली जो आपका अबेंस में रख दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरफ भारत ने टारगेटेड टेरर एसेट्स की फंडिंग पर लीगल चोक लगा दिया है, और दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का फ्लो को स्ट्रेटेजिक तरीके से कैलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, नई दिल्ली ने एक ऐसा, आप बोल सकते हो, एक गला घोटने की तैयारी की है, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर का साइलेंट फेज कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त आग जो लगी हुई है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर देखिए। आज मैं आपको पूरी कहानी का दूसरा पहलू अभी समझाऊंगा, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहे दोस्तों। चलिए अब ग्राउंड रियलिटी थोड़ा देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर में आपके 3 बड़े सेक्टर्स ददियाल, मीरपुर और रवालाकोट लगातार अशांति का सामना वो कर रहा है। देखिए, अखबारों में और जो न्यूज चैनल्स में और जो सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां का जो लोकल पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उन्होंने फायरिंग और टीयर गैस का इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है। और अभी 24 घंटे की खबर है कि एक जो सिविलियन की मौत की खबर है वो सामने आई है। और कई आपके जो उनके यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्टिविस्ट्स उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। सरकार ने वहां के सबसे बड़े पब्लिक मूवमेंट, क्या नाम है उसका, वो है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC को ऑफिशियली उन्होंने बैन भी कर दिया है। अब जवाब में जो है मूवमेंट से जुड़े लोगों ने उनके यहाँ जुलाई 27 को होने वाला जो रीजनल इलेक्शंस को उन्होंने बॉयकॉट करने की भी बात कही है। अब एक आम इंसान सोचेगा, यार वहां आटे दाल का भाव बढ़ गया है, बिजली के बिल महंगे हैं, इसीलिए लोग सड़कों पर है। मेरा जवाब है, थोड़ा और गहराई में उतरिए दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा डैम है। उस डैम का नाम क्या है? मंगला डैम। इस डैम से जो सस्ती बिजली पैदा होती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के आम लोगों को पूरी तरह नहीं मिलता है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों तक पहुंचाई जाती है। और जब वही बिजली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के कंज्यूमर तक आती है तो लोगों को उसके लिए काफी ज्यादा जो है पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब देखिए, इस पूरे इक्वेशन में एक और फैक्टर जोड़िए। भारत ने जब आपका इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने का फैसला दोहराया, तब से पानी को लेकर स्ट्रेटेजिक प्रेशर की चर्चा और तेज हो गई है। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है एक पूरा बिल्कुल एक प्रोग्राम बना लिया, एक आपको बोल सकते हो एक इवेंट बना दिया, और बाहर के देशों से लोगों को बुला बुला कर रोना धोना शुरू किया। तो इसी वजह से बहुत लोगों की जो है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस के रखने के बाद से बहुत लोग इस पूरी सिचुएशन को सिर्फ महंगाई का मुद्दा नहीं मानते हैं,
बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर कैंपेन के रूप में देख रहे हैं। और यहीं से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस्लामाबाद का जो उनका जो सिविलियन गवर्नमेंट लाइक शहबाज शरीफ, फिर इशाक डर, और उनका तो नौटंकी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये तो रह गए हो गए आपके सिविलियन इलाइट्स। और फिर पाकिस्तान का मिलिट्री लीडरशिप आसिम मुनीर। तो इस वक्त उनको उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। उन्हें लग रहा है कि ये जो आपका जेएसी, जम्मू और कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी का जो सिविल अपराइजिंग चल रहा है, उसके पीछे सिर्फ इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी है। अब उनको लग रहा है, इतने दिनों तक उनको लग रहा था कि वो दबा सकते हैं। अब सोचिए, जब भारत ये आपका जो टेररिस्ट नाम क्या है, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान या मोहम्मद मुसद्दिक जैसे जो टेरर ऑपरेटिव्स के फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर एक्शन लेता है, तो उनके जो लोकल नेटवर्क्स पर भी असर पड़ सकता है। और जब किसी नेटवर्क का कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी कमजोर पड़ सकता है। तो एक तरह से क्या करा हुआ है, भारत के होम मिनिस्ट्री ने ये इनको टेररिस्ट घोषित करके इनका जो टेरर फंडिंग नेटवर्क के जो रीढ़ की हड्डी पर एक बड़ा चोट पहुंचा है। और इसी बीच भारत ने ये इंडस वाटर ट्रीटी को भी होल्ड पर रखना और अपना जो फैसला बरकरार रखा हुआ है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में कई तरह की चिंताएं अभी देखने को मिल रही है। अब हर वक्त आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो उनके टीवी डिबेट्स पे भी देखेंगे तो ये इंडस वाटर ट्रीटी का एविडेंस पे रखना और पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा, डैम्स पे हमला करेगा, ये सारी धमकी सुनाई दे रही है। तो एक तरफ सिक्योरिटी प्रेशर और दूसरी तरफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो इसी कॉम्बिनेशन को लेकर कई ऑब्जर्वर्स अपनी अपनी जो है व्याख्या दे रहे हैं। तो कुछ लोग इससे एक नॉन काइनेटिक स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हैं, यानी बिना कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन के प्रेशर क्रिएट करना। और इसी वजह से जुलाई 27 के इलेक्शंस भी अब सिर्फ एक रीजनल इलेक्शन नहीं, बल्कि जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे जो उनके सिविलियन और रावलपिंडी के मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक पॉलिटिकल टेस्ट अभी बन गया है। तो अब अगर हम हिस्ट्री की तरफ भी देखें तो ऐसी स्ट्रेटेजी पहले भी दुनिया में देखी गई है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल है कोल्ड वॉर 1980 के दशक में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तब वॉशिंगटन ने हमेशा जो है डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता नहीं चुना है। उसने क्या करा, उसने इकोनॉमिक प्रेशर, फिर रिसोर्स कंपटीशन और जो जियोपॉलिटिक अलायंसेस के जरिए जो है उसने सोवियत यूनियन पर प्रेशर बनाया है। फिर ऑयल प्राइसेस में गिरावट ने भी जो है उसने, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है जो ओपेक कंट्रीज को पे ऊपर दबाव डाला और ऑयल प्राइसेस को बिल्कुल, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को घटा दिया। तो ऐसे ही जब गिर गया ऑयल प्राइसेस, तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ा। और धीरे धीरे ईस्ट यूरोपियन के जो उनके जो सैटेलाइट देश थे, जैसे कि पोलैंड हो, रोमानिया हो, उनके अंदर भी जो है पब्लिक के डिसैटिस्फैक्शन बढ़ने लगे। तो इस पूरे प्रोसेस में सोवियत यूनियन के अंदर जो है वो अंदर से वो कमजोर पड़ गया। और जब पब्लिक अपराइजिंग हुई तो सोवियत यूनियन टूटा। तो ये है 1980 के दशक की बात। फिर 2014 में क्या हुआ, रशिया ने अभी क्रीमिया में जो है उसने एक क्राइसिस शुरू करी। शुरुआती फेज में क्या करा, कन्वेंशनल मिलिट्री रशिया ने डिप्लॉय नहीं करी, ग्राउंड सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज उसने इस्तेमाल करी, जैसे कि लोकल डायनामिक्स, पॉलिटिकल नैरेटिव्स और फिर इंफॉर्मेशन कैंपेन। सबको मिला जुलाकर एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया और बाद में सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हुई और क्राइमिया रशिया के हाथ में आ गया। वही उसी तरह 1971 की बात ले लीजिए, बाहर ईस्ट पाकिस्तान की बात, यही हुआ कि पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन को लेकर झगड़ा हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पब्लिक रिजेंटमेंट। तो अपने आप ही अंदर से जो है ईस्ट पाकिस्तान में बगावत हुई और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। तो इतिहास हमें एक बात सिखाती है, जब किसी रीजन में इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रस्ट होता है तो क्या होता है, तो सिचुएशन बहुत तेजी से बदल सकती है।
इसी वजह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो करंट डेवलपमेंट को भी कई एनालिस्ट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक वाइडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी एनालाइज वो कर रहे हैं। तो दोस्तों अब पूरा मामला समझ आया। ये कोई आम बिजली पानी का दंगा नहीं है, ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का गेम है। पाकिस्तान ने सोचा था कि प्रॉक्सी वॉर सिर्फ वही खेलना जानता है और वही इंडिया को हमेशा उलझा कर रख सकता है, लेकिन नई दिल्ली ने एक ऐसा पासा पलटा है कि अब उन्हीं के घर में अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट जैसे सिचुएशन देखने को अभी मिल रहा है। तो इस्लामाबाद ने जिसे आग समझकर दबाना चाहता था, हो सकता है कि वही उनके पॉलिसी चॉइसेस का सबसे बड़ा नतीजा बन रहा है। अब देखना यह है कि जुलाई 27 तारीख तक इलेक्शन शांति से हो पाती है या पाकिस्तान को और भी सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाना पड़ सकता है। तो इसी सवाल पर आज पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, खासकर भारत की नजर बनी हुई है। दोस्तों एक बात और समझिए, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स या जेट फाइटर्स से नहीं चलती। कभी कभी लॉ, इकोनॉमिक्स, वाटर, ट्रेड और पब्लिक सेंटिमेंट्स से चलती है। तो ये सब मिलाकर बैटलफील्ड तैयार करते हैं और जो देश इन सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करना जानता है वही लंबी रेस का खिलाड़ी बनता है। तो इसीलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की करंट सिचुएशन को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू समझना शायद पूरी तस्वीर देखना नहीं होगा। इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक डायमेंशन सब एक साथ अभी काम कर रहे हैं। अब सवाल आपसे दोस्तों ये है कि क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा ये आंदोलन सिर्फ महंगाई और बिजली का मुद्दा है या फिर इसके पीछे एक कहीं ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल गेम अभी चल रहा है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।